पीपीएससी स्टडी स्क्वाड में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है अभिनव। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का, और उसी के क्रम में हम लोग देखे थे कि 1600 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है चार्टर लेके, और ये चार्टर मिलता है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कि आओ आप इंडिया पे व्यापार करो। और ये मोनोपोली था कि ब्रिटिश कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन का कोई भी कंपनी इंडिया में आके व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है। फिर कुछ कुछ इवेंट्स हम लोग देखे थे कि थी तो व्यापारी ट्रेडर्स, लेकिन क्यों इंडिया में शासक बन गई, इसके पीछे कुछ कुछ इवेंट हुआ। पहला इवेंट हम लोग देखे थे नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था इंडिया में। उसके बाद मुगल्स बहुत कमजोर हो गया था। फिर हम लोग एक इवेंट देखे थे बैटल ऑफ प्लासी में, कि बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल का जो बंगाल के नवाब को जो वो हारे थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। और फिर तीसरा हम लोग वॉर देखे थे, उसमें था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था कि तीन तीन संयुक्त सेना को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिला था। दीवानी राइट में हम लोग देखे थे क्या था, तो बिहार और उड़ीसा और बंगाल तीन स्टेट का उसको दीवानी राइट मिला, यानी टैक्स कलेक्टर बन गया। टैक्स कलेक्टर बनने के बाद उसको मिला क्या, लेजिटिमेसी। उसमें क्या था कि पहले क्या था कि ब्रिटेन के लोगों को लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बदमाशी, चोरी और गलत तरीके से पैसा कमा रही है। उसके बाद उनको वैधता मिली और वो एक तरीके से अच्छे कहलाने लगे, उनका इज्जत समाज में बढ़ा। इसके बावजूद उनको घाटा हो रहा था कंपनी के बही खाते में। वो लोन के लिए गए 1 बिलियन पाउंड का। वहां का गवर्नमेंट बोला ब्रिटेन का कि ठीक है हम आपको लोन देंगे बदले में, लेकिन हम आपको रेगुलेट करेंगे। और इसी के क्रम में सीक्वेंस ऑफ लॉ पास हुआ। वही सीक्वेंस ऑफ लॉ का पहला जो स्टेप है वो 1773 में पास होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये पहला स्टेप था। इसको इंट्रोड्यूस किए थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ इसको इंट्रोड्यूस किए थे वहां के पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, और वहां से ये पास हुआ था। पास होने के बाद इंडिया में लागू हो गया। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के तरफ ये पहला प्रयास था। इसके कहने का क्या मतलब है, तो मान लो उस समय जो इंडिया था, ये कुछ ऐसा था। कुछ ऐसा, ये वाले पार्ट भी बांग्लादेश वाला पार्ट भी था, और ये पाकिस्तान वाला भी, लेकिन उसको साइड कर सकते हैं। तो कहानी ये था कि बिफोर 1773 इंडिया में 3 जोन ऑफ पावर था। ठीक है। पावर का 3 केंद्र था शक्ति का इंडिया में। 1773 के पहले की बात है। कहां कहां था, तो एक यहाँ बंगाल में था, एक यहाँ मुंबई में, और एक यहाँ मद्रास में। यहाँ पे भी एक गवर्नर था जो रूल करता था। यहाँ पे भी एक अपने इसका गवर्नर था जो रूल करता था, और बंगाल का भी अपना गवर्नर था जो रूल करता था। ये हो गया मुंबई, बॉम्बे जिसको हम लोग बोलते थे। ये है मद्रास, और ये है बंगाल। ठीक। इस गवर्नर के पास अपना लेजिस्लेटिव पावर था और अपना एग्जीक्यूटिव पावर था। लेजिस्लेटिव पावर को हम लोग बोलते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति इसका मतलब होता है कानून बनाना, और इसका होता है कि कानून को लागू करना। सेम इस गवर्नर के पास भी यही पावर था। एक था लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्ति, और एक एग्जीक्यूटिव। बंगाल के गवर्नर के पास भी 2 पावर था, एक था एग्जीक्यूटिव पावर और एक था लेजिस्लेटिव पावर। ये जो गवर्नर थे ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, यानी बॉम्बे का गवर्नर अपने एरिया के लिए कानून बनाता था और उस कानून को अपने एरिया में लागू करता था। मद्रास के गवर्नर का भी यही कहानी था, वो कानून बनाता था अपने एरिया में, उस कानून को लागू करता था।
बंगाल के गवर्नर भी कानून बनाते थे और फिर कानून को लागू करते थे। इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है विकेंद्रीकरण में कि जो शासन का जो लेयर होता है कई लेयर में बटा होता है। मतलब जैसे अगर ये पिरामिड शेप में हम देखें किसी देश का शासन व्यवस्था, तो एक शासन का यहाँ पे होगा अथॉरिटी, फिर एक अथॉरिटी यहाँ होगा, फिर अथॉरिटी होगा, ये लेयर में बटा होगा। जैसे इंडिया में देखते हैं हम लोग, इंडिया में क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे, सेंट्रल, उसको यूनियन भी कहते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लोकल लोकल बॉडी भी है, यानी कि पंचायत, नगर पालिका। सबके पास अपना अपना राइट है। यूनियन लिस्ट पे ये कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे ये कानून बनाता है और उसको लागू भी करता है, और इसके पास भी लिस्ट है। ठीक। सेंट्रलाइजेशन इसका उलट होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो ये सेंट्रलाइजेशन था, जो जो इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार में, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जिसको हम केंद्रीकरण कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सत्ता ये अगर हम पिरामिड शेप में बोले तो सत्ता के शिखर पे किसी एक लेयर होता है। सत्ता नीचे में हस्तांतरित नहीं होती है, ये केवल ऊपर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। पूरा सत्ता यहीं पे सिमटा हुआ होगा, नीचे कुछ नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग एक देख सकते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वहां पे पीएम है और बस बटा वहीं पे सारा चीज है, ना लोकल बॉडी के पास बहुत अधिकार है ना कुछ है। ठीक। तो 1773 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1773 में, कि हम पहले थे डिसेंट्रलाइजेशन, हमारा गवर्नर एक दूसरे से अलग था, कोई मतलब नहीं था। 1773 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव पावर था, मुंबई और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था, ये शिफ्ट किया गया बंगाल के गवर्नर के पास। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो मद्रास प्लस बॉम्बे, इनके जो गवर्नर थे, इनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर था, इनको इसको शिफ्ट किया गया किसके पास, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर थे उनके पास। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि पावर तो बढ़ेगा बंगाल के गवर्नर के जनरल के पास, तो बंगाल के जो गवर्नर थे अब कहे जाने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं इसमें, पॉइंट वाइज हम लोग देखें 1773 में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के थ्रू। दूसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल अब कहे जाने लगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि पावर इनका बढ़ा था। मद्रास और मुंबई का जो लेजिस्लेटिव पावर था उनके वहां के गवर्नर जनरल का, ये शिफ्ट होने लगा इनके तरफ। ठीक। इसी को तो सेंट्रलाइजेशन कहा गया ना, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब देखो कि यहाँ देखो कि पावर अब केवल इनके पास नहीं है, अब कानून बनाने का जो अधिकार है केवल एक जगह आने लगा। पहले क्या था, कानून बनाने का जगह ये 3 जगह बटा हुआ था, और बट वो अब सीधे एक के पास, बंगाल के पास आने लगा। तो यही तो सेंट्रलाइजेशन हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे कि पहला सुप्रीम कोर्ट बना, ये बना हुआ था कलकत्ता में बना था 1774 में। ठीक। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या प्रावधान था इसमें, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था कि इनको कंपनी के
कंपनी के पाई पाई का हिसाब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। ठीक है, पाई पाई का हिसाब इनको देना था। इनको कंपनी के का जो ऑडिट करना था। तो एक तरीके से कंपनी जो पहले एक तरीके से छुट्टा सांड की तरह जो बिहेव कर रही थी, उसको उस पर अंकुश लगाया गया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फोर्थ हम लोग पॉइंट यहां देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहां देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया जाता है। ये किसके लिए? असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल के बंगाल का जो पावर था वो बढ़ रहा था। पावर एक जगह, मुंबई और मद्रास के पावर को लेके आप पावर जब एक जगह शिफ्ट करेंगे तो उसी को कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ये देखिए, अब पावर अलग अलग था। पावर मान लो कि इंडिया में स्टेट के पावर को और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके पावर को हम लेके सेंट्रल में देने लगे, इसी को कहते हैं हमको सेंट्रलाइजेशन। यहाँ भी वही हुआ था कि बंगाल ये मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव पावर था, कानून बनाने का जो अधिकार था, इनको लेके दे दिया गया था बंगाल को के गवर्नर को। तो ये एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो सेंट्रलाइजेशन हुआ तो पावर बढ़ा गवर्नमेंट का, ये गवर्नर का, बंगाल के गवर्नर का, तो उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए था। इसी लोग को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहां इसको अपॉइंट कौन करता था? इनकी इसका नियुक्ति करती थी क्वीन जो थी वहां की। ये नियुक्त होते थे क्राउन क्वीन के द्वारा। ठीक, और इसमें 4 मेंबर थे। ठीक। फिर इसमें छठा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो ये था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको उनका जो पर्सनल जो व्यापार था, पर्सनल व्यापार पे अंकुश लगा दिया गया। ठीक, तो मोटा मोटी 6 चीज को हम लोग 1773 वाले में याद रखना है। वो क्या, पहला क्या था याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। सेंट्रलाइजेशन फर्स्ट स्टेप कैसे था? तो 1773 के पहले क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन था। बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर जनरल और बॉम्बे का गवर्नर जनरल, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट कार्य करते थे। मद्रास का गवर्नर जनरल के पास भी लेजिस्लेटिव पावर था, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। मद्रास के बॉम्बे के पास भी था और बंगाल के पास भी था। 1773 के बाद क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव पावर को छीन के, यानी कानून बनाने का जो पावर था उसको छीन के बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट था कि तो फिर सेंट्रलाइजेशन हुआ तो पावर बढ़ा, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कलकत्ता में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे कि कंपनी के पाई पाई का हिसाब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, कंपनी के और कंपनी का ऑडिट भी करते थे। फिर पांचवा में क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करता था कि ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको उनकी सहायता करता था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की नियुक्ति कौन करता था? तो जो ब्रिटेन के प्रिंस है वो करते थे। इनमें 4 मेंबर थे और कंपनी के जो कर्मचारी का जो व्यक्तिगत व्यापार में इन्वॉल्व थे, उस व्यक्तिगत व्यापार को खत्म कर दिया गया, उस पर अंकुश लगा दिया गया। ठीक, अब क्योंकि 1773 में का जो ये चार्टर था, ये पहला चार्टर था, तो इसका मतलब इसमें कुछ कमियां भी होंगी। कमियां इसमें थी, कमियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या थी कमियां। तो सबसे पहला जो इसमें कमी था इस चार्टर जो 1770 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ कुछ कमियां थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या क्या कमियां थी? तो पहला जो इसमें कमी था कि कन्फ्लिक्ट था। किसमें किसमें कन्फ्लिक्ट था? तो काउंसिल वर्सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया था, काउंसिल ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यहाँ पे सिविल राइट था।
इसको भी यहाँ पे सिविल राइट था और इसके पास भी सिविल राइट था। अगर दोनों के पास कुछ अधिकार होगा, सिविल राइट होगा, तो कन्फ्लिक्ट होगा ही। ये कन्फ्लिक्ट का बहुत कारण था। किसी किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ कानून मान लो कि अधिकार है जजमेंट का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी था, तो दोनों के बीच में इसी बात को लेके मुहाठेठी हो जाता था। मुहाठेठी मतलब लड़ाई झगड़ा। दूसरा क्या पॉइंट था इसमें? फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या था किनमें? इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ। देखो ब्रिटेन में था इंग्लिश लॉ, और इंडिया में, क्योंकि इंडिया का तो अपना लॉ था ना। जब हम मुगल समय में भी हिंदू के लिए अलग लॉ था, मुस्लिम के लिए अलग लॉ था, अलग पर्सनल लॉ था। अब यहाँ पे विवाद होता था कि आप सुप्रीम कोर्ट बना रहे हो, कुछ राइट सिविल राइट उनके पास भी है, कुछ सिविल राइट यहाँ के गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास भी है, तो हम किस लॉ को मानेंगे? इंग्लिश लॉ को मानेंगे कि हिंदी वाले के इंडियन लॉ को मानेंगे? कौन सा कानून लागू होगा? कौन सा कानून लागू होगा, इस पे भी क्लियरिटी नहीं था। ठीक। तीसरा क्या था इसमें? फिर कॉन्फ्लिक्ट था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेज काउंसिल, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक तरीके से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आदमी थे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की नियुक्ति हम लोग देखे थे कि अपॉइंट कौन करता है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपॉइंट करती थी क्वीन। क्वीन मतलब ये ब्रिटेन के आदमी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे, तो इस कारण से भी इन दोनों में कंफ्लिक्ट होता था। तो कुछ कंफ्लिक्ट के कारण चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक। अब इन कमियां जब इनमें है, तो इनमें सुधार की भी बात भी होगी, तो इनमें सुधार लाने का कोशिश भी किया गया था, और इसी सुधार की कोशिश को कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसको कभी कभी है अमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं। 1781 में हुआ था। ठीक। ये क्यों लाया गया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधार में लाने के लिए 1773 की कमियों को इसमें दूर किया गया। मेजर जो इसमें क्या कमी था, वो मेजर कमी था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको दूर किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल के रिलेशन को डिफाइन किया गया। ठीक। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, उसके उसके रिलेशन को डिफाइन किया गया, और यहीं से कहानी शुरू होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। यहीं से कहानी शुरू होता है सेपरेशन ऑफ पावर का, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर को अलग किया गया। यानी कार्यकारी शक्ति और जुडिशरी को क्या बोलते हैं, अच्छा बाद में बता देंगे, याद आएगा तो। सेपरेशन ऑफ पावर जो अभी भी हम लोग आप देखे होंगे कि बहुत डिमांड भी होता था, ये एक्चुअली में लॉ था, ऐसा हुआ नहीं हुआ ये तो बात की कहानी है, कोशिश तो किया गया ये करने के लिए। ठीक। पहली बार ये फर्स्ट टाइम इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सेपरेशन ऑफ पावर को। न्यायिक न्यायिक शक्ति और कार्यकारी शक्ति इन दोनों को अलग किया गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो मेजर था ये यही था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये इनका ओवरलैपिंग था, तो इनको दूर करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर लाया गया, जहां एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर को, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति को अलग किया गया। पहला बार हुआ इंडिया में। चलिए कहानी शुरू करते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर अलग हुआ, सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश मिला कि आपके पास न्यायिक शक्तियां हैं और एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनके पास कार्यकारी शक्ति है। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, दोनों अलग अलग काम करेंगे। इसके बाद भी, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इतना करने के बाद भी स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो था ब्रिटेन का, ये कोशिश कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे हम कंट्रोल करें। इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया, उसमें कमी हुआ, अमेंडमेंट एक्ट लाया, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कॉपरेट नहीं कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉपरेट नहीं कर रहा था। कॉपरेट नहीं। देखो कारण ये था कि देखो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में आया था, तो यहाँ पे इसको, और यहाँ से 1773 तक इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। ये इतना आसान नहीं था। उसको लगा कि हम जब मेहनत किए, कंपनी को खड़ा किए और इस मुकाम पे लेके आए, और उसके बाद आप आ रहे हैं और हमको कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंपनी को नागवार गुजर रहा था। तो कंपनी कॉपरेट ही नहीं करना चाहती थी। ठीक है कि हम 1600 से लेके मतलब करीब करीब 200 साल तक हम मेहनत किए और हम आपको अपना कंट्रोल कैसे दे दे। ये कहानी चल ही रही थी कि उसी समय फिर एक हमारे हमारे नहीं, इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री आए, काफी जोशीले प्रधानमंत्री, उनको कहा जाता था पिट्स द यंग। पिट्स द यंग, पिट्स द यंगर। ये पीएम थे ब्रिटेन के। ये बोले कि नहीं, आप कंट्रोल आपको तो देना ही पड़ेगा, आप मन मर्जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको हेल्प किए हैं। कंपनी आप अपने बलबूते केवल खड़ा नहीं किए हैं इंडिया में, क्योंकि आपको बताया था कि उपनिवेश के कारण ब्रिटेन का पॉलिसी था, और ब्रिटेन भरसक पूरा प्रयास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ स्टैब्लिश होने का। इसके कार्यकाल में, पीट यंगर के कार्यकाल में लॉ पास हुआ, और उसी लॉ को हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये होता 1784 तक कहानी चला ये। ठीक है। अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रोविजन था। तो पहली बात तो ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था, ये रेगुलेटिंग नहीं था, ना ये चार्टर था। ठीक। इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया था कि एक न्यू टर्म इसमें लाया गया, एक न्यू टर्म लाया गया इसमें, इसको कहा गया ब्रिटिश पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, एक तरीके का। ब्रिटिश पोजीशन। इसमें क्या क्या कहा गया ब्रिटिश पोजीशन में कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का की सारी प्रॉपर्टी अब इंग्लैंड की है, इंग्लैंड गवर्नमेंट की। ठीक। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी प्रॉपर्टी है अब इंग्लैंड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक। एक तो बात इसमें न्यू टर्म ला दिया गया, इसको कहते हैं ब्रिटिश पोजीशन, कि अब जो भी तुम प्रॉपर्टी गेन की हो या गेन करोगे, या तुम्हारे पास जो भी है, वो अब सब ब्रिटेन का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। एक जबरदस्त ये था। दूसरा था हमें कि उसी में एक डबल गवर्नमेंट, का प्रोविजन था। इसमें दो बॉडीज थे, दो बॉडी स्टैब्लिश किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक को हम लोग बोलते हैं
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको इसको अपॉइंट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक। इसका काम क्या था? बोर्ड ऑफ काफी ये महत्वपूर्ण बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था, बोर्ड था, ये काफी महत्वपूर्ण काम था। इसका क्या था कि मिलिट्री, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारा फैसला यही लेगा। और जो पहले से बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो चला आया था, ये कंपनी का की बॉडी थी। ये केवल कॉमर्स देखेगी अब, और बिजनेस। ठीक है। तो फिट्स इंडिया में एक तो बात कहा गया कि कंपनी का पोजीशन डिफाइन किया गया कि न्यूट्रल ब्रिटिश पोजीशन। ब्रिटिश पोजीशन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी है, अब वो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का प्रॉपर्टी है। फिर डुअल गवर्नमेंट का प्रोविजन आया। डुअल गवर्नमेंट में क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये ब्रिटेन में ही बैठता था। इसको इंडिया से कोई मतलब नहीं था। अब सोचो, इंडिया में डिसीजन हो रहा है, काम हो रहा है इंडिया में, लेकिन सारा पॉलिटिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सारा फैसला कहाँ होगा? ब्रिटेन में बैठ के। और इंडिया जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल था, उसको बोल दिया गया कि तुम खाली अब केवल कमर्शियल और कॉमर्स या बिजनेस जो डिसीजन है वही तुम लोगे। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एंड पॉलिटिकल, इस एक्टिविटी को अलग कर दिया गया। अलग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल कमर्शियल एक्टिविटी देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर को देखना है इसको केवल। ठीक है। ये कहानी पिट्स इंडिया में चल रहा था। फिर क्या हुआ था? कहानी शुरू हुआ। अब पीस इंडिया एक्ट में आप देखना कि पीस इंडिया एक्ट में धीरे धीरे क्या करता है ब्रिटेन, कि धीरे धीरे कंपनी का जो पावर है, कंपनी का जो के ऊपर जो कंपनी की जो स्वतंत्रता है, उस पर धीरे धीरे कंट्रोल लगाना शुरू होता है। ये स्टार्टिंग हो गया था 1773 में, और पीट इंडिया एक्ट में उसको कंट्रोल को और धीरे धीरे बढ़ा दिया गया, यानी मुट्ठी और मजबूत करते जा रहा था। ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाया गया। तो पीट इंडिया एक्ट से धीरे धीरे कंपनी को सबऑर्डिनेट बनाया गया। प्रोसेस शुरू हुआ कि कंपनी का जो मोस्टली जो डिसीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री डिसीजन था, ये तो अलग कर दिया गया। अब ठीक है। चलिए, तो एक बार हम लोग फिर से इसको सिग्निफिकेंट देख लेते हैं कि क्या था इस इंडिया कंपनी का। तो पहला जो इसमें टर्म हुआ, ये पोजीशन का। दूसरा डबल गवर्नमेंट। तीसरा इसमें हम लोग देखा कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मिलिट्री से रिलेटेड जितना डिसीजन था,
जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री पॉलिसी था ये पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश होता था। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पेश, वहां से अगर पास होता था फिर इंडिया में लागू। क्योंकि देखो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री डिसीजन लेता कौन था? ये लेता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बैठा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा था सीधे ब्रिटेन में। इसका मतलब क्या था कि जितना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री डिसीजन होता था ये ब्रिटेन तय करता था, ठीक। और ब्रिटेन पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लेता था, तब वो भेजा जाता था कि जब इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि याद रखो इसको पीट, PITT, ठीक। और पिट्स इंडिया को P से हो जाएगा पोजीशन, T से होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज, और डबल T आ गया तो डबल गवर्नमेंट, ठीक है। इंट्रोड्यूस ऑफ पॉलिसी यहाँ कहाँ होता था? तो ये होगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ठीक है। और वहां से पास होगा फिर इंडिया में लागू होगा, ठीक। तो आज हम लोग पीट्स इंडिया तक देखे। पहला हम लोग क्या देखे? 1773 में क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रोविजन था, सेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि अमेंडमेंट एक्ट लाएगा, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग पीट्स इंडिया देखे और फिर ये कहानी आगे बढ़ा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीट्स इंडिया भी फेल हुआ था, पीट्स इंडिया भी फेल हुआ और इसको सुधार करने के लिए फिर एक्ट ऑफ आया 1793। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1793 का एक्ट देखें। नेक्स्ट क्लास, क्लास बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। और क्लास थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको, और हम तो ये कहेंगे कि आप अगर ये क्लास देखते हैं तो एक रनिंग नोट्स बनाते जाइए। रनिंग नोट से क्या होगा कि फिर आपको दोबारा क्लास देखना नहीं पड़ेगा, और मान लो कि क्लास आपको थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में समय लग जाता है, और तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा के देख लीजिए, 1.2 पे, 1.5 पे देख लीजिए। लेकिन ये स्टोरी कहना, स्टोरी समझाना, स्टोरी के फॉर्म में बताना काफी जरूरी है, नहीं तो फिर चीजें आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएंगी। आप इसके पहले भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े होंगे, 1 घंटा या मोस्टली एक क्लास में इसको दिया जाता है निपटा, ठीक है। हम भी जब स्टूडेंट थे तो हम मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता था कि क्लास करने के बाद, क्लास में निकलने के बाद, या बुक इवन कि लक्ष्मीकांत में भी इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से समझाया गया नहीं है। आपके पास होगा लक्ष्मीकांत, उलट पलट के देख लीजिएगा, फैक्ट पूरा है, हम ये नहीं बोले कि फैक्ट कम है, लेकिन पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां पे नहीं है, क्योंकि अगर वैसा करने लगे तो बहुत मोटा किताब हो जाएगा, उनकी भी मजबूरी है, दोस्त उनका नहीं है। तो थोड़ा संयम के साथ इसको या तो बढ़ा लो या फिर एक नोट्स बना लो, और इसे कहानी के फॉर्म में याद रखोगे, एक दो बार देखोगे तो दिमाग में छप जाएगा, और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ भी सकता है, क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए थे कि बीपीएससी 69 बीपीएससी में 69 में एक क्वेश्चन आया था, शायद 1853 के लॉ से आया था या किससे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो हम बाकी कहानी, ये क्लास बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा तो नहीं, 45 मिनट का कभी क्लास है, और हम धीरे धीरे करके इस चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक। और पॉलिटी के लिए आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हम आपको श्योर करते हैं कि ये क्लास जो हम यहाँ से पहला से जो लास्ट क्लास आप करेंगे, तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सारे स्टेट का, ये बीपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर एमपीपीसीएस हो, जितना भी बीपीएस क्लास है, ये प्री और मेंस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वन डे जो भी एग्जाम है, इवन की यूपीएससी का क्वेश्चन, और हम ये करके दिखाएंगे आपको, हम आपके सामने सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं ये मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक। केवल प्री नहीं, मेंस तक का हम आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी एग्जाम का हो तैयारी, आप यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम में, तो वनडे एग्जाम में तो एमसीक्यू रहता है, उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन और भी जो मेंस का जो रिटन है, सब्जेक्टिव है, उसका तक हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटी नहीं श्योर कर रहे हैं कि हम आपको कराएंगे भी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे। तो संयम के साथ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। क्लास को यहीं से बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।